दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी और आपका हमसफर। रात के ठीक 9 बजते ही रेडियो उड़ान पर हम प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स लेकर आपके लिए हाजिर हैं, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ कुछ नए नए सेगमेंट्स भी टाइम टू टाइम हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इसके साथ साथ जॉब अलर्ट्स तो आज के प्रोग्राम में होंगी ही। आप हमारे प्रोग्राम्स रेडियो उड़ान की ऑफिशियल ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं भी सुन सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके भी आप हमारे सभी प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। और इसके साथ ही थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यानी गूगल मीट, एलेक्सा, ट्यून इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऑनलाइन रेडियोज़ वेबकास्ट करने वाली ऐप्स पर भी आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। बहरहाल आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/रेडियो उड़ान। तो ये थी कुछ बातें जो हमने आपसे की। ठंड अब कम हो रही है, लेकिन अभी कुछ ठंड बाकी है। कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि अब कोरोना हम सबके बीच से निकल जाए। हालांकि अभी भी आप सबको चाहिए कि प्रिकॉशंस आप रखते रहें और सावधानियां बरतते रहें। हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए, ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाइए ताकि आप कोरोना से बचे रहें। और अगर आपको किसी भी वजह से कोविड का आप शिकार होते भी हैं तो आप सिक्योर रह सकें। बहरहाल चलिए अब प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में वक्त सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस का, इसके बाद प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले सुने न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, सुप्रीम कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022 की घोषणा। दीप स्तंभ फाउंडेशन के मनोबल की ओर से अखिल भारतीय प्रवेश अधिसूचना 2022 जारी। आपली बस परिचारिकों ने टिकट स्वराज को कम करने के लिए अपनाया नया तरीका, नगर निगम ने किया घोटाले का खुलासा। बैटरी वाली व्हील चेयर के साथ एयरलाइंस ने उड़ान से रोका, दिव्यांग कलाकार ने किया दावा। चेन्नई के चेतपेट में एक विकलांग व्यक्ति को एमटीसी बस में प्रवेश करने से रोक दिया गया। डालेंगे हिंदी फिल्मों पर एक नजर, जिन्होंने सिनेमा में विकलांगता के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया है। कोलकाता में पावलोव अस्पताल के अधीक्षक ने दिया नोटिस। लंदन गेटविक एयरपोर्ट में विकलांग यात्री की फ्लाइट से उतरने के बाद में एस्केलेटर से गिरकर हुई मौत, जांच के संकेत। राजस्थान राज्य आयुक्त ने केंद्र से नरेगा के तहत काम करने के लिए विकलांग लोगों की संख्या तय करने की है मांग। एक दिव्यांग शख्स ने बाल्टी बजाकर गाया विक्रम फिल्म का गाना, वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, अब आप पा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करने का सुनहरा मौका। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्स असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य है और आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, वे अब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2022 है। आवश्यक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों का पालन करते हुए इनकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपए दी जाएगी। एचआरए सहित भत्तों की मौजूदा दर के अनुसार अनुमानित ग्रॉस सैलरी 63,068 रुपए प्रति महीने दी जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 210 पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में पोस्ट शेयर की है जर्नल इन्फॉर्मेशन ग्रुप ने। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट जॉब्स एलिजिबिलिटी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्स असिस्टेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए।
अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड न्यूनतम 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट JCA के पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है sci.gov.in। एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपए है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए है। फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान से भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये समाचार साझा किया है जनरल इन्फॉर्मेशन ग्रुप ने। आप इस समूह से जुड़ने के लिए समूह संचालक से संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क करने हेतु व्हाट्सएप पर मैसेज करें सरोज कुमार 917805978151 माने 917805978151 या संपर्क करें रौनक से 919910534314 यानी के 919910534314। दोस्तों, विकलांग, अनाथ, SC/ST और सभी प्रकार के छात्रों के लिए पूरे भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बदलने के लिए दीप स्तंभ फाउंडेशन का मनोबल अखिल भारतीय प्रवेश अधिसूचना 2022 के तहत मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहा है। फ्रेंड्स, दीप स्तंभ फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो 2009 से गुणवत्ता के लिए काम कर रहा है। विशेष रूप से अनाथ, वंचित युवा तथा विकलांग छात्रों के लिए ये निःशुल्क प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने जा रहा है, जिसमें शामिल है आवासीय प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, UPSC, MPSC, SSC, IBPS बैंकिंग, RRB, MSW प्रवेश, MBA प्रवेश आदि। आइए लेते हैं कुछ जानकारी पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी और मराठी माध्यम में उपलब्ध होंगे। अध्ययन सामग्री और परीक्षण मुहैया किया जाएगा। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लैपटॉप और मोबाइल का प्रौद्योगिकी परीक्षण भी दिया जाएगा। व्यक्तिगत और समूह परामर्श सुविधा उपलब्ध होगी। प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षण स्टाफ विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए जलगांव और पुणे में महाराष्ट्र नियमित ऑफलाइन पाठ्यक्रम भी दिए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए फीस और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति के चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता क्या है। उम्मीदवार स्नातक, BE, BSc, BBA, BA, BCom, BSc आदि होना चाहिए। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD उम्मीदवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। 11वीं के लिए इसमें 20 सीटें आरक्षित हैं। कुछ बहुत ही जरूरतमंद छात्रों के लिए उनके संबंधित स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आइए जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परीक्षण और उच्च शिक्षा के लिए पात्रता क्या है। बहुत अच्छा एकेडमिक प्रदर्शन, न्यूनतम 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना, न्यूनतम 40% विकलांगता, कंप्यूटर प्रशिक्षण केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, मूल कंप्यूटर कोर्स अवधि 6 महीने, कौशल और उद्यमता विकास 20 सीटें, इनमें 2 नए विभाग शुरू किए गए हैं। इस विभाग में छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा और साथ ही उन्हें काम करने का अवसर भी मिलेगा। यदि छात्र जो इसमें पहले से ही कुशल है तो उन्हें बहुत अच्छा पारिश्रमिक माने के वेतन मिलेगा। माइक्रोन वर्क, सिलाई का काम, हस्तशिल्प, गायन, संगीत, नृत्य और अभिनय, इन सभी के लिए मनोबल का अपना ऑर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसका नाम दिव्य तेज है। दोस्तों, मनोबल के कुछ अन्य प्रशिक्षण हैं करियर परामर्श यानी करियर काउंसलिंग, व्यक्तिमत्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साक्षात्कार प्रशिक्षण यानी कि इंटरव्यूज की तैयारी। दोस्तों, इसके साथ ही जलगांव के राष्ट्रीय स्तर के आवासीय मॉडल के निर्माण की प्रक्रिया भी विकलांग और वंचितों के लिए 320 छात्रों के लिए परियोजना युवा भी शुरुआत की जा चुकी है।
दोस्तों, प्रवेश प्रक्रिया में आपको गूगल लिंक का इस्तेमाल करके एक फॉर्म भरना जरूरी है। ऑनलाइन पंजीकरण 10 जुलाई तक हो सकेगा। परीक्षा की तिथि 15 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए 50 रुपए परीक्षा का पंजीकरण शुल्क है। दिए गए QR कोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए। छात्रों का चयन शैक्षणिक योग्यता, लिखित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में अंक के माध्यम से किया जाएगा। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के साथ साथ किसी भी समस्या के लिए कृपया इन नंबर्स पर संपर्क करें। पंजीकरण के संबंध में आप डायल कर सकते हैं 8149730318। ये नंबर आपको दीप स्तंभ फाउंडेशन जलगांव से जुड़ने में मदद करेगा। दीप स्तंभ फाउंडेशन पुणे से आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 8624846332। दोस्तों, मनोबल परियोजना के बारे में वीडियो क्लिप YouTube पर भी साझा की गई है। छात्र, विकलांगों और आर्थिक रूप से वंचितों को समान अधिकार है। बड़ा सोचिए, आपको केवल लगातार काम करने के लिए तैयार रहने की और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम की जरूरत है। ऐसे छात्रों का मार्गदर्शन करना, सही दिशा और समर्थन देना और उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद करने हेतु दीप स्तंभ ने मनोबल की स्थापना की है। दोस्तों, ये जानकारी और शुभकामनाएं उड़ान परिवार से साझा की हैं श्री यजुवेंद्र महाजन जी ने, जो कि दीप स्तंभ फाउंडेशन जलगांव के संस्थापक अध्यक्ष हैं। ये जानकारी उन छात्रों की अधिकतम संख्या के लिए है जिन्हें इसकी आवश्यकता है और जो इसके योग्य है। दोस्तों, अब कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन नोट कर ले। deepmanobal.adm@gmail.com, माने के deepmanobal.adm@gmail.com। वेबसाइट है www.deepstambhfoundation.org। यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/deepstambhfoundation। दोस्तों, इसके साथ ही फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम पर भी दीप स्तंभ अवेलेबल है। रेडियो पार्टनर है रेडियो उड़ान। दोस्तों, इसी के साथ रेडियो उड़ान के महासचिव दानिश महाजन जी का भी एक मैसेज आप तक पहुंचा देते हैं। उनका कहना है कि आपको किसी भी चीज की कीमत तभी पता चलती है जब वो आपको छोड़ने लगती है। इसीलिए देर न करें, दीप स्तंभ फाउंडेशन से जल्द संपर्क करें। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में हुए आपली बस स्कैम के बारे में। आपली बस कंडक्टरों ने कथित तौर पर टिकट रेवेन्यू को कम करने के लिए एक नई और अनोखी तकनीक अपनाई है। उन्होंने कथित तौर पर विकलांग यात्रियों के रूप में एंट्री बनाते हुए स्वस्थ यात्रियों को शून्य टिकट जारी किए हैं। सिटी बस सेवा के संचालक के माध्यम से राजस्व में रिसाव को रोकने के लिए नागपुर नगर निगम द्वारा नियुक्त अविसा समूह द्वारा इस नए घोटाले का खुलासा किया गया है। एनएमसी के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि परिवहन प्रबंधक रविंद्र भेलावे द्वारा पहले जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अविसा समूह ने डेली टिकट रेवेन्यू रिपोर्ट की जांच करते हुए पाया कि कंडक्टर विकलांग यात्रियों के नाम पर ग्रुप टिकट जारी कर रहे थे। अधिकारी ने सवाल खड़ा किया कि इस तरह की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के माध्यम से यात्रियों को ग्रुप टिकट कैसे जारी किए जा रहे हैं। इसकी जांच के दौरान टिप्पणियों की सूचना भी मिली थी। दोस्तों, इस जांच से पता चला कि कंडक्टर ने आपली बस में राजीव नगर से हिंगना ग्रामीण अस्पताल में यात्रा कर रहे 9 वयस्कों और 9 बाल यात्रियों को विकलांग यात्रियों के नाम पर ग्रुप टिकट बेचे। अधिकारी ने बताया कि नियम के अनुसार यदि किसी यात्री को विकलांगता टिकट में रियायत दी जानी है तो कंडक्टर को उसका वैध पहचान पत्र सत्यापन करने के बाद ही उसे टिकट जारी करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। टिकट जारी करने की प्रक्रिया के सत्यापन के दौरान ये सामने आया कि इस कंडक्टर ने कथित तौर पर ETM का सबमिट बटन दबाकर बिना किसी रियायत विवरण को प्रिंट करने के लिए शून्य राशि टिकट प्रिंट किया। इस मामले में 1 मई 2022 से 30 मई 2022 तक कुल 819 टिकट जारी किए गए थे।
ये देखते हुए कि कई कंडक्टरों ने इस प्रणाली को अपनाया होगा, इन टिकटों पर राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। इस बीच आपली बस कार्यक्रम प्रबंधक दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड के एक दस्ते ने टिकट रेवेन्यू पर हाथ साफ करने वाले 44 कंडक्टरों को पकड़ा है। टिकट चेकर्स ने इन यात्रियों के दस्ते से बिना टिकट यात्रा करने पर 87,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। टिकटों के राजस्व में हेराफेरी करने के कारण एनएमसी को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि हालांकि अधिकांश बसों में भीड़-भाड़ देखी जा सकती है, लेकिन टिकटों की बिक्री से राजस्व संतोषजनक नहीं हो रहा। एनएमसी वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रतिमाह लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और टिकटों की बिक्री के माध्यम से राजस्व लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए ही हो रहा है। दोस्तों, सरिता द्विवेदी नामक एक दिव्यांग कलाकार ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि विमानन कंपनी ने उन्हें एकमात्र विकल्प प्रदान किया था कि वो अपनी व्हील चेयर को पीछे छोड़ दे या फिर किसी अन्य एयरलाइंस की उड़ान बुक कर ले। इस पुरस्कार विजेता और दिव्यांग कलाकार ने दावा किया है कि उन्हें हाल ही में बेंगलोर से कोच्चि के लिए अलायंस की उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो अपनी बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सरिता द्विवेदी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि विमानन कंपनी ने उन्हें कोई अन्य विकल्प नहीं दिया। अलायंस एयर ने उनके और उनके एक दोस्त की टिकट पर खर्च किए गए लगभग 8,000 रुपए की राशि भी वापस नहीं की, जो उन्हें यहाँ लेने के लिए कोच्चि से बेंगलोर आए थे। सरिता ने एक स्टाफ सदस्य पर उनके प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इस मुद्दे पर विमानन कंपनी के बयान का इंतजार अभी है। द्विवेदी ने बताया कि बाद में उन्होंने अपने दोस्त के साथ यहां पहुंचने के वास्ते एक अन्य निजी विमानन कंपनी की उड़ान से यात्रा करने के लिए लगभग 14,000 रुपए खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि निजी एयरलाइन ने बिना किसी रोक-टोक के विमान के कार्गो में उनकी व्हील चेयर को भी ढोया। ये पूछे जाने पर कि क्या वो विमानन कंपनी पर मुकदमा या कोई अन्य कार्रवाई करने की योजना बना रही है, उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। उन्होंने इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करते हुए इस घटना के बारे में ट्वीट किया था। फ्रेंड्स, आइए अब सुनते हैं चेन्नई से आ रही ये खबर। यहाँ पर 76 वर्षीय एक विकलांग व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे चेन्नई एमटीसी बस में चढ़ने से मना कर दिया गया। घटना शुक्रवार को चेतपेट में हुई है, जब व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्ग अड्यार जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। चेन्नई में इस विकलांग व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे शुक्रवार 17 जून को चेतपेट में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे मंगलापुरम के निवासी ए अलेक्जेंडर नामक एक विकलांग व्यक्ति अड्यार पहुंचने के लिए बस में चढ़ने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे। वो अड्यार के पास स्थित एक सर्विस सेंटर में अपनी व्हील चेयर की मरम्मत करवाना चाहते थे। वहीं सीट की उपलब्धता वाली बस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले रुकी हुई 2 बसेस यात्रियों से भरी हुई थी। बाद में बस 29C बस स्टॉप पर आकर रुक गई और अलेक्जेंडर ने बस में प्रवेश करने की कोशिश की, क्योंकि उसमें पर्याप्त जगह थी, लेकिन बस कंडक्टर ने कथित तौर पर उन्हें अंदर आने से रोक दिया और कहा कि 11 बजे तक इंतजार कर ले। इसीलिए उन्होंने अगली बस के आने का इंतजार किया, लेकिन निराश होकर अन्य बस 47A के कंडक्टर ने भी उन्हें कथित तौर पर प्रवेश देने से मना कर दिया और फिर आगे इंतजार करने को कहा, जबकि वे इसी बस में समायोजित हो सकते थे। अपने इस अनुभव को बयान करते हुए अलेक्जेंडर बताते हैं कि कंडक्टर ने मुझे यात्रा करने के लिए बस स्टॉप पर व्हील चेयर को पीछे छोड़ने के लिए कहा। मैं बस से नीचे उतरने के बाद अपने इच्छित स्थान पर पहुंचने के लिए बिना व्हील चेयर के यात्रा कैसे कर सकता था। दूसरी बस में कंडक्टर ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया, कहा कि मेरे व्हील चेयर के स्थान पर 4 यात्री खड़े हो सकते हैं। इसके बाद कंडक्टर ने मुझसे पूछा कि मेरा अड्यार में काम क्या है और मुझे 11 बजे तक इंतजार करने के लिए भी कहा,
क्योंकि शुरुआती घंटे छात्रों और ऑफिस जाने वालों के लिए जरूरी होते हैं। अलेक्जेंडर बाद में कहते हैं कि उन्होंने अड्यार पहुंचने के लिए चटपेट से एक ऑटो रिक्शा ले लिया। वे बताते हैं कि हर सरकारी बस में विकलांग लोगों के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं, लेकिन ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का कोई मतलब नहीं है जब व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं को बस में कदम रखना ही मुश्किल है। ऐसी सीटों पर कब्जा करने वाले लोग हमें तब सीट नहीं दे सकते जब हमें जरूरत है, तो ये पहली बार में बनाई ही क्यों है। एमटीसी के वाणिज्य प्रबंधक रविंद्रन ने मीडिया को बताया कि विभाग इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हमने 2 खबरें देखी हैं जिनमें इस मुद्दे को उजागर किया गया है। हम इस बारे में पूछताछ करेंगे और एमटीसी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जिन्होंने उन्हें बस में लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, 3 दिसंबर आंदोलन के अध्यक्ष दीपक नाथन इस बारे में कहते हैं कि लोगों की मानसिकता और बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं आया है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए काम कर रहा है। सरकार ने विकलांग लोगों के लिए शहर में व्हाइट बोर्ड बसों को मुफ्त टिकट की सुविधा दी है, लेकिन भौतिक रूप से पहुंच कहां मिल पा रही है। दीपक आगे कहते हैं कि इस मामले में अलेक्जेंडर ने उस जगह तक पहुंचने के लिए अधिक पैसे खर्च किए जहां वो अपनी व्हील चेयर की मरम्मत करना चाहते थे। भले ही सरकार बसेस में मुफ्त टिकट की सुविधा दे रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकलांगता लागत का भुगतान कौन कर रहा है। समाज को ऐसी लागतों को कम करना चाहिए और यहाँ हमारे पास समावेशी नीतियाँ ही नहीं है। दीपक पूछते हैं कि परिवहन विभाग का ये दावा है कि उसने विकलांगों के अनुकूल बसेस पेश की है। वे बसेस कहाँ हैं? किन रूट्स पर इनका संचालन किया जा रहा है? सरकार लो फ्लोर बसेस और व्हील चेयर फ्रेंडली बसेस कब शुरू करेगी? उन्होंने आगे कहा कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विकलांग लोगों के लिए संभावनाओं के संग्रहालय अनैथुम साथियम नामक एक संग्रहालय खोला है, लेकिन इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि एक वरिष्ठ नागरिक जो व्हील चेयर उपयोग करता है उसे बस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। ये पूछने का ये मतलब है क्या हमारा मॉडल सच में समावेशी है? जब सरकार कुछ योजनाएं बनाती है तो विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को उसमें प्लानिंग में क्यों नहीं लेती? इसे प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? दीपक कहते हैं कि कानून और नियम कागजों पर ही है, लेकिन सरकार को परिवहन में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे को लागू करने से क्या रोक रहा है? उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में देखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के आने से हिंदी सिनेमा में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अब धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता जा रहा है। आइए सुनते हैं इसी विषय पर प्रिंट मीडिया में छपी ताक्षी मेहता की एक रिपोर्ट। आइए अब सुनते हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है। फ्रेड रॉजर्स द्वारा लिखी गई द वर्ल्ड इन मिस्टर रॉजर्स के एक पैराग्राफ में लिखा है कि ऐसा लगता है कि विकलांगता शब्द के साथ समस्या की भावना और ये भावना कि तुरंत देखने या सुनने या चलने में या किसी अन्य चीज के करने में असमर्थता का सुझाव जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो महसूस ही नहीं कर सकते? क्या महसूस करने, प्यार करने या दूसरे की अक्षमता समझने में दिक्कत होना, इससे बड़ी कोई अक्षमता हो सकती है? शायद नहीं। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट मीडिया में आने के बाद से ताक्षी मेहता ने हिंदी सिनेमा में हो रहे दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व पर दिलचस्पी लेते हुए एक रिपोर्ट बनाई। वे अपने रिपोर्ट में कहती है कि लाल सिंह चड्ढा ये फिल्म फॉरेस्ट गंप नामक एक अंग्रेजी फिल्म का रीमेक है। ये मुझे एक बुरे विचार की तरह लग रहा है। अगर फॉरेस्ट गंप का किरदार निभाने वाले टॉम हैंक्स दंगल नहीं बना सकते हैं, तो आमिर खान ये क्यों नहीं देख सकते कि वो फॉरेस्ट गंप नहीं बना सकते, क्योंकि ये पहले से ही इतनी अच्छी तरह से बनाया जा चुका है। दोस्तों, वाकई फॉरेस्ट गंप नामक ये फिल्म विकलांगों की दुनिया का एक लाजवाब चित्रीकरण दिखाती है। वहीं दूसरी ओर खान किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो किसी विकलांग व्यक्ति की नकल कर रहे हो। हालांकि विकलांग व्यक्ति का ये घटिया प्रदर्शन आश्चर्यजनक नहीं है,
क्योंकि हिंदी सिनेमा ने लंबे समय से हास्य और राहत की वस्तु के रूप में उन्हें देखा है। विकलांगों को समाज में भयानक रूप से हाशिए पर रखा गया है और ये देखते हुए कि सिनेमा 1 अरब से अधिक लोगों के इस देश में मीडिया के सबसे मुख्य धारा और सुलभ माध्यमों में से एक है, इसमें रूढ़ियों को बनाने या तोड़ने के लिए एक निर्विवाद शक्ति है। उदाहरण के लिए हाउसफुल 3 को ले लीजिए, जहां 3 आदमी हमदर्दी हासिल करने के लिए कॉमेडी प्रदान करने के लिए अंधे, बहरे और व्हीलचेयर पर सवार होने का दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि रोहित शेट्टी की गोलमाल की श्रृंखला में एक मूक चरित्र लकी है, जिसे तुषार कपूर ने बहुत ही मार्मिक ढंग से निभाया है। लेकिन इन सभी का बार बार मजाक उड़ाया जाता है। फिल्म में तेरा स्पीकर फटा हुआ है जैसे संवाद आते हैं। शायद हम ये नहीं सोच सकते कि वास्तव में मूक लोगों के लिए इसका अर्थ क्या है। एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण है कोई मिल गया फिल्म, जहां ऋतिक रोशन एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो मस्तिष्क की चोट से पीड़ित है और इसीलिए उसके आसपास के लोगों द्वारा उसे बुरा व्यवहार मिलता है। लेकिन जब दूसरे ग्रह से आया हुआ एक नीला जादू उसका बचाव करता है, तब उसे वास्तव में स्वीकृति मिलने लगती है, क्योंकि एलियन ने रोहित को होशियार और मजबूत बनाने के लिए महाशक्तियां प्रदान की। ये हमें ये बताने का एक काल्पनिक तरीका है कि स्वीकृति लोगों की नहीं बल्कि हमारी समस्या है। दोस्तों, ताक्षी मेहता अपनी रिपोर्ट में आगे कहती है कि कुछ फिल्मों ने अच्छा काम भी किया है, जैसे कि माय नेम इज खान। ये शायद सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है जो विकलांगता को दर्शाती है और इसका बहुत सारा श्रेय शाहरुख खान को जाता है। जबकि मैं मानती हूँ कि समावेशिता और प्रतिनिधित्व गंभीर रूप से मायने रखता है, जिसे वास्तविक विकलांग लोगों को ही ऐसी भूमिकाएं करनी चाहिए। लेकिन शाहरुख खान जैसे परिचित चेहरों के लिए इस तरह की भूमिकाएं करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब कोई अनजान दर्शक बॉलीवुड के बादशाह को ऑटिज्म से पीड़ित एक चरित्र करते हुए देखता है, तो विकार के बारे में जानने में अचानक रुचि पैदा हो जाती है। और ये तभी हो सकता है जब खान जैसा सितारा न केवल इस तरह के चरित्र को निभाता है, बल्कि इसे बहुत जरूरी चालाकी और गरिमा के साथ निभाता है। फिल्म में शाहरुख को आम जिंदगी जीने वाली लड़की मंदिरा पसंद कर लेती है। रिजवान का ऑटिज्म उसकी एकमात्र पहचान नहीं है, ये सिर्फ उसकी वास्तविकता है। ये फिल्म इस बात पर एक मार्मिक राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक टिप्पणी करती है कि हम लोगों के बीच अंतर कैसे करते हैं। धर्म, विकलांगता, जाति, रंग, पंथ, सूची कहाँ समाप्त होती है। एक और असाधारण उदाहरण है शायद बर्फी फिल्म, जो एक ऐसी फिल्म है जिसमें कई विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व किया गया है जो जीवन को प्यार से जी रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो संवेदनशील, जागरूक और इस मामले पर विचार करने वाली थी। कई अन्य फिल्में भी हैं, जैसे कि तारे जमीन पर, जिसने मानसिक विकारों के कलंक को तोड़ने की कोशिश की। गुजारिश जैसी फिल्मों ने इच्छा मृत्यु की खोज की। एक फिल्म गुरु भी है, जिसमें विद्या बालन का किरदार विकलांग व्यक्ति का है। वो इस फिल्म में एक ताकत के रूप में दिखाई गई है और एक विशेष दृश्य में श्याम और मीनाक्षी, माने कि माधवन और विद्या बालन के बीच एक खूबसूरती से किया गया चुंबन होता है। पूरे दृश्य को इतनी सहानुभूति के साथ प्रदर्शित किया गया, लिखा गया और निर्देशित किया गया है कि आप विस्मय से ये सोचते रह जाएंगे कि मनुष्य कितने सुंदर हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक दुनिया में अधिकांश लोगों के लिए ये सच नहीं है। दोस्तों, अपनी रिपोर्ट में ताक्षी मेहता आगे कहती है कि वही दूसरी ओर मेरे लिए जीरो जैसी एक फिल्म काफी अप्रभावी और समस्याग्रस्त थी। इस फिल्म में एक गाना है जो एक ऐसा गीत है जिसमें 2 विकलांग लोगों को प्रेम और हंसी से भरा एक लार्जर देन लाइफ क्षण मिल जाता है, क्योंकि औरों के मुताबिक वे अपने सांसारिक जीवन में जूझ रहे हैं और खुश नहीं हैं। साथ ही एक अन्य फिल्म है सूर्यकाशी भाटला की जलसा। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित विद्या बालन के बेटे के रूप में सूर्य की सुरेश त्रिवेणी की कास्टिंग इस प्रतिनिधित्व और समावेशिता के कारण सराहनीय है कि फिल्म स्वचालित रूप से एक ऐसे अभिनेता को लाकर चैंपियन बनाती है जिसे विकार का अभिनय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो इसे हर दिन हर सेकंड खुद जी रहा है। ये स्वाभाविक रूप से फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बनाता है, क्योंकि इसे वास्तविकता दिखाने के लिए एक्टिंग का बोझ नहीं उठाना पड़ता।
दोस्तों, ताक्षी आगे कहती है कि जब अलग अलग तरह के अभिनेताओं को अलग अलग पात्रों में कास्ट करने की बात आती है, उस समय हमें एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसी कारण से हिंदी सिनेमा में जलसा जैसी फिल्में शानदार उदाहरण हैं और सूर्य इस बात का वसीयतनामा है कि हमें कैसा होना चाहिए। मार्गरीटा विद स्ट्रॉ, पा, युवराज, ये ऐसी कुछ अन्य फिल्में हैं जिन्होंने विकलांगता को व्यावसायिक लाभ और हंसी के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए और जीवन का जश्न मनाने के लिए दिखाया है। दोस्तों, ताक्षी आगे कहती है कि फ्रेड रॉजर्स हमें बताते हैं कि मनुष्य जैसी चाहे वैसी क्षमता, आकार, रंग और बहुत कुछ जन्म से ही नहीं पा सकता है, लेकिन मेहनत से हासिल कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये आर्टिकल लिखने वाली ताक्षी मेहता एक स्वतंत्र पत्रकार और लेखिका है। दोस्तों, कोलकाता स्वास्थ्य विभाग ने राज्य पावलोव मेंटल अस्पताल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर बीमार व्यक्तियों को बंद कमरों के अंदर गंदे फर्श पर और गंदे वातावरण में रखा जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस साल अप्रैल में अस्पताल का दौरा किया, जिसके बाद विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी गई। दोस्तों, इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जन स्वास्थ्य निदेशक ने मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल अधीक्षक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर प्रसाद से पूछा है कि सिलसिलेवार अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 13 महिला पेशेंट्स को बंद कमरों में रखा गया है। करीब 9 मरीज एक ही कमरे के अंदर बंद हैं, 4 किसी अन्य कमरे में बंद हैं। सभी कमरे गंदगी से भरे हुए हैं। कमरों के अंदर लोहे की धारदार सामग्री के टुकड़े भी पड़े मिले हैं। कई पेशेंट्स के शरीर पर संक्रमण हो चुका है, जबकि अन्य कुछ पर चोटों के निशान देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसी भी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या अस्पताल अधीक्षक ने कभी भी इन पेशेंट्स पर ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मरीजों को ऐसी स्थिति में क्यों रखा जा रहा है। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे हैं। आरोप ये भी है कि मरीजों को सड़ा हुआ खाना परोसा जा रहा है, कैदियों की तरह बंद कमरों के अंदर रखा जा रहा है। इसके बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों के सवालों के जवाब में नर्सिंग स्टाफ के सदस्यों ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बंद कमरों में रखने की सलाह दी थी। हालांकि ऐसा कोई लिखित आदेश पेश करने में वे विफल रहे हैं। एक मानक दिशा निर्देश कहता है कि मरीजों को कभी भी ऐसी अनिश्चित स्थिति में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं लंदन में हुए एक दर्दनाक हादसे की। बिना हेल्पर के फ्लाइट से उतरने के बाद कथित तौर पर एक विकलांग व्यक्ति की एस्केलेटर से गिरकर एयरपोर्ट पर ही मौत हो गई है। लेकिन एयरपोर्ट का कहना है कि स्टाफ की कमी इसके लिए एक कारक नहीं है। गेटविक हवाई अड्डा, जहां इंजीजेट ने कहा कि केबिन क्रू ने पैरामेडिक्स की प्रतीक्षा करते हुए यात्री की सहायता की, वहीं पर अब दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया ने एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि इस व्यक्ति को, जिसे पुलिस 82 वर्ष का मानती है, उसे और उसकी पत्नी को उतरने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता थी। जब वो यात्री टर्मिनल में अपना रास्ता बनाने के बाद एक एस्केलेटर से नीचे गिर गया। ईजीजेट ने बुधवार को इस पर बयान देते हुए मौत की पुष्टि की। इसके केबिन क्रू के सदस्यों ने पैरामेडिक्स की मदद की प्रतीक्षा करते हुए अज्ञात यात्री को चिकित्सा सहायता दी। एयरलाइंस ने कहा है कि हमारे कई केबिन क्रू ने पैरामेडिक्स के आने तक प्रतीक्षा की और गेटविक हवाई अड्डे पर एक यात्री को चिकित्सा सहायता भी दिलवाई। हालांकि यात्री की बाद में दुखद रूप से मौत हो गई। इस कठिन समय में हमारे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। गेटविक हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने बताया कि ये घटना उसी समय हुई जब हवाई अड्डे के कर्मचारी प्रतिबंधित गतिशीलता के साथ 3 यात्रियों को उतारने में मदद कर रहे थे। विल्सन जेम्स स्टाफ का एक सदस्य विमान के आने का इंतजार कर रहा था और घटना के समय 3 PRM यात्रियों को उतारने की प्रक्रिया में था। जैसा कि दावा किया गया है,
इस घटना में कर्मचारियों की कमी कारक नहीं थी। एक स्टाफ सदस्य के लिए 3 यात्रियों को उतारना सामान्य बात है, जिन्हें वेटिंग बग्गी से कम दूरी पर एक बार में ले जाकर सहायता की आवश्यकता देनी होती है। दोस्तों, वहीं पुलिस के प्रवक्ता ने इस घटना पर कहा है कि बुधवार को लगभग 12:30 बजे गेटविक नॉर्थ टर्मिनल पर एक व्यक्ति के गिरने और चोट लगने की रिपोर्ट पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया। एम्बुलेंस सेवा और व्यापक प्राथमिक उपचारों के प्रयासों के बावजूद 82 वर्ष की इस व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। इसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और मौत को संदिग्ध नहीं माना जा रहा है। मौत के कुछ ही दिनों बाद नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि उसने हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण सेवा विफलताओं की रिपोर्ट में वृद्धि देखी है, जिसमें ऐसी घटनाएं शामिल है जहां सहायता की आवश्यकता वाले यात्रियों को अन्य यात्रियों के बाद विमान से उतार दिया गया था। दोस्तों, अब सुनते हैं राजस्थान से एक खबर। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त PWD श्री उमाशंकर ने राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को एक आदेश जारी कर भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। इस प्रस्ताव में उनके विशेष रूप से राज्य में मनरेगा के तहत नियोजित होने वाले विकलांग लोगों की संख्या के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया है। ये भी कहा है कि विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नरेगा कार्य में 4% आरक्षण निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक याचिका दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हेमंत भाई गोयल ने भी दायर की थी। आयुक्त ने विभाग को एक तंत्र बनाने के लिए भी कहा है ताकि PWDs को योजना के तहत काम करने की मांग में समस्याओं का सामना न करना पड़े। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगों के लिए परेशानी मुक्त रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया था। श्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत नियोजित होने वाले विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में मनरेगा के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। फ्रेंड्स, जान ले कि राजस्थान राज्य सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अव्वल दर्जे का माना जाता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट की माने तो राजस्थान राज्य अपने सेवा पोर्टल के लिए भी सभी मानकों में 75% से अधिक अनुपालन के साथ देश में ग्रुप बी राज्यों के बीच सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में रैंकिंग में सबसे ऊपर है। दोस्तों, एक वीडियो में इस विकलांग शख्स को विक्रम फिल्म का एक गाना पत्थला पत्थला गाते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो का सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा ये है कि इसका म्यूजिक एक प्लास्टिक के टब पर बजाया जा रहा है। कमल हासन की फिल्म विक्रम बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है। ये पहले से ही एक ब्लॉकबस्टर हिट है और दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स भी इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ा हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक दिव्यांग शख्स कमल हसन की फिल्म का गाना गाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में इस शख्स को विक्रम फिल्म का सॉन्ग पत्थला पत्थला गाते हुए देखा जा सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका म्यूजिक। ये शख्स गाना गाते हुए प्लास्टिक के टब को बजाकर म्यूजिक दे रहा है। इस वीडियो को कमल हसन के एक फैन ने अपने पेज पर पोस्ट किया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक दिव्यांग शख्स ने अपनी बेहद सुरीली आवाज में ये गाना गाया है। अपनी ही धुन में इसे गाते हुए इस शख्स का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही प्लास्टिक के टब को बजाकर वो गाने को बहुत ही खूबसूरत संगीत दे रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव साबित हो रहा है। नेटीज को इस शख्स का ये वीडियो बहुत पसंद आया है। वीडियो पर अब तक 41,000 से भी अधिक व्यूज आ चुके हैं और साथ ही 4600 से भी अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है। इस टैलेंटेड शख्स की आवाज और उसके म्यूजिक देने के स्टाइल से लोग कायल हो रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि आप वास्तव में प्रतिभाशाली है भाई,
RKFI को इस शख्स को कमल हसन सर से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे टैलेंट को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए लखनऊ से चले 7 दिव्यांगों ने इस मंगलवार को पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इन दिव्यांगों ने समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत चलो जीते हम मुहिम के तहत ये दिव्यांगजन स्वयं लखनऊ से करगिल तक अपनी कारें खुद चलाते हुए पहुंचे थे। इस शनिवार को कश्मीर में लाल चौक में इन्होंने तिरंगा भी फहराया था और मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इन्होंने पेंगोंग झील पर योग भी किया। इन दिव्यांगजन का उद्देश्य अपनी इन यात्राओं के माध्यम से दुनिया को यह बताना है कि ये दिव्यांग किसी से कम नहीं है और इसके साथ ही वे ये संदेश भी देना चाहते हैं कि उनके लिए परिवेश व साधन बाधा रहित बनाए जाने चाहिए। अपनी इन यात्राओं के माध्यम से दिव्यांगजन अपने लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करते हुए प्रतीत होते हैं। इस अभियान में वायुसेना के पूर्व फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप तथा BCCI की डिफरेंटली एबल्ड कमेटी के सदस्य श्री रवि चौहान भी शामिल हैं। अभियान दल के संयोजक सुनील मंगल हैं। श्री सुनील मंगल ने बताया कि जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से प्रायोजित यह दल भारत के चंडीगढ़ व दिल्ली समेत अनेक शहरों से गुजरा है। करीब 4,000 किलोमीटर की यात्रा 7 दिव्यांग योद्धाओं ने की है। एक समाचार पत्र के हवाले से यदि बात करें तो श्री सुनील मंगल ने कहा कि इस अभियान का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान दिव्यांगजन के प्रति जागरूकता लाने तथा उन दिव्यांगजन में विश्वास की एक नई उम्मीद जगाने के लिए किया गया है जो अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं। हमने इस अभियान के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया है कि दिव्यांग भी पूरी तरह समर्थ व सक्षम हैं। इसीलिए अपने इस अभियान का नाम हमने चलो जीते हम रखा है। श्री सुनील मंगल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मंगलवार की सुबह वे लोग पेंगोंग झील पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि झील का वातावरण बहुत ठंडा और मनोहारी है। सुनील मंगल ने बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया और योग भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि अनेक पर्यटक उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग में सम्मिलित हुए। इस सोमवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा सरकार पिछले 8 वर्षों में ऐसी योजनाएं बना रही हैं जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने जहां स्टार्टअप योजना के माध्यम से देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया है, वहीं उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी उनकी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और किसान सम्मान निधि के तहत अनेक किसानों के खातों में सीधी राहत राशि जमा की गई है। मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में अपने संबोधन में उन्होंने ये बातें कहीं, जहां उन्होंने मैसूर के नागनहली रेलवे स्टेशन में काउचिंग टर्मिनल की नींव रखी और साथ ही भाषण और श्रवण संस्थान AIISH भी देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि बीते 7 दशकों में कर्नाटक और देश में अनेक सरकारें आईं। उन सरकारों की ओर से दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए अनेक बातें कही गईं, बहुत सी योजनाएं भी बनाई गईं, लेकिन उन पर कार्यान्वयन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। पिछले 8 वर्षों में हमने देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। अब देश के गरीब को यह विश्वास है कि यदि आज उसके पड़ोसी को सहायता मिली है तो एक न एक दिन उसे भी सहायता मिलेगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश के दिव्यांगजनों की दूसरों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के मुद्रा नोटों व सिक्कों पर विशेष फीचर्स लाने का प्रयास किया जा रहा है और पाठ्यक्रम में दिव्यांगों से संबंधित जागरूकता संबंधी पाठ व कार्यक्रम सम्मिलित करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि
कि कर्नाटक देश के उन राज्यों में से एक है जहां आर्थिक और आध्यात्मिक संपन्नता के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। अपनी पुरातन संस्कृति को पोषित करते हुए हम किस प्रकार 21वीं सदी में अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं, कर्नाटक इसका एक जीवंत उदाहरण है। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल की ओर से आइए सुनते हैं दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल का एडमिशन नोटिस। A great opportunity for persons with disabilities and underprivileged youth in India. Deepastham Foundation's Manobal is a unique residential institute giving free training for competitive examinations, higher education, technology, and personality development to disabled, orphans, and economically weaker students of India. To build an inclusive society of sensible human beings by giving equal opportunity to all underprivileged youth, Deepastham Foundation Manobal offers you a great opportunity to achieve higher education. We are inviting applications for an All India Entrance Examination for students. Manobal offers residential and online training for different competitive examinations like UPSC, SSC, IBPS, Railways, MSW entrance, MBA entrance and other entrance exams. Coaching and accessible study material for all higher education courses after 12th and graduation. Who can apply? Persons with disabilities, visually impaired, hearing impaired, orthopedic and all other with disabilities are eligible. Orphan students, scheduled tribe and scheduled caste, economically weaker section from any caste and religion can apply. 20 seats are reserved for chronic disabled students for 11 and 12th standard. What do we offer? Total accessible campus, integrated facilities of training, तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। इस प्रोमो के प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सही तरीके से सही मास्क पहने, ऐसा मास्क जो FFP2 या N95 का हो। मास्क इस तरह पहने कि ये आपकी नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करे। Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com.